अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और तालिबान की जानिब से बड़े अहम पैगामात दिए गए हैं बैनुल अक़वामी अफवाज को, और ख़ास तौर पर 21 अगस्त तक मुकम्मल इनखला के बाद ये कहा गया है कि किसी भी गैर मुल्की फ़ौज को यह हक़ हासिल नहीं होगा कि वो अफ़गानिस्तान के किसी भी हिस्से पर हमला करे। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है और जो वाक़या रूनुमा हुआ है काबुल एयरपोर्ट और उसके बाद एक खुदकुश हमला आवर, मुबैना खुदकुश हमला आवर को निशाना बनाया गया है और 2 गाड़ियां उसमें तबाह हुई। लेकिन तालिबान की जानिब से यह भी कहा गया है कि इस हमले में शहरी भी शहीद हुए हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब मजीद इजाज़त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि मरकज़ी हुकूमत अफ़गानिस्तान में कभी भी कामयाब नहीं हुई है। ये माजी रहा है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं, फिर पंशेरियों का अलहदा इशूज़ हैं, फिर अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ धड़े हैं जो अपने अपने जो है वो ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं हमेशा। तो इस मरतबा क्या होगा, मखलूत हुकूमत किस तरह बनेगी, तालिबान भी इस हवाले से काफ़ी सरगर्म दिखाई देते हैं। लेकिन हमारा कंसर्न सबसे ज़्यादा सरहद पार हमलों का है, और एक मरतबा फिर बाजवड़ के करीब सरहद पार से फायरिंग का वाक़या रूनुमा हुआ है और हमारे 2 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। आज हम बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करेंगे। हमेशा हम बात करते हैं कि किस तरह बदख्शान, कुन्नड़, पक्तिका, निंगरहार और इन एरियाज से और नूरिस्तान से पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं ये दहशतगर्द। और तालिबान ने यह कहा है कि हम चाहते हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर हमलावर ना हो, और एक ये भी खबर सामने आई थी कि इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन तालिबान ने इस हवाले से वजाहत पेश नहीं की। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जहाँ हमारी एक्सेस नहीं है वहाँ हम बहुत जल्द एक्सेस हासिल कर लेंगे, और पाकिस्तान बल्कि कोई भी मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट कमांड के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त 5000 के करीब जो है वो अफवाज और अमरीकी जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान से मदद भी तलब की गई है, यूएन को भी स्पेस दी गई है, और पाकिस्तान का जो किरदार है वो रोज़े रोशन की तरह आया है, और पाकिस्तान का जो जिस तरह फैसिलिटेट किया है इस पूरे प्रोसेस को, चाहे दोहा प्रोसेस हो या वो फाइनल एग्रीमेंट हो, जिसे दोहा एग्रीमेंट की बात की जाती है, जिस पर तालिबान आज तक कायम है और किसी भी अमरीकी और गैर मुल्की अफवाज पर हमला आवर नहीं हुए हैं। लेकिन एक और ख़बर भी बड़ी अहम है, और आज वो गुफ्तगू का महवर भी होगी और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में इसका जिक्र किया जा रहा है। हैबतुल्ला अखुंज़ादा जो है वो कंधार में मौजूद हैं और बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, ये तालिबान का कहना है। तालिबान की हिकमत अमली के बारे में भी आज बात करेंगे, और बिलखुसूस ख़वातीन को दफातर और यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त भी मिल गई है। इसी हवाले से मैं बात करूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नजमुस साकिब साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सफ़ीर हैं अफगानिस्तान के हवाले से आपके तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। बहुत शुक्रिया नजमुस साकिब साहब। उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं हनीफुर रहमान साहब, आप एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया हनीफुर रहमान साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफ़गान उमूर के माहिर हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपका भी। नजमुल साकिब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। अमरीकी इनखला, वैसे एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे ज़रूर करूँगा। पहले एक पूरी सीरीज़ हमारी चली और आपकी गुफ्तगू, तो आज उसी इक़्तिबासात को आज मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। ये कौन जीता और कौन हारा, नजमुल साकिब साहब? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया। देखिए, जब जंग होती है तो कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। अभी इस वक्त ये कहना कि जी अमेरिका को शिकस्त हो गई है, तालिबान जीत गए हैं, ये थोड़ा सा प्री मैच्योर है। मुझे ये समझ नहीं आती कि एक सुपर पावर है, वो अपनी मर्ज़ी से आती है अफ़गानिस्तान में 2001 में, 20 साल तक वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ रहती है, अपनी मर्ज़ी से विदड्रॉल की डेट्स कभी ये कभी ये, कभी 1 मई, कभी 2021 मई 2013 से ये शुरू हुआ, वगैरह वगैरह। अपनी मर्ज़ी से वो चली जाती है और अपनी मर्ज़ी की डेट्स पे जाती है। तो शिकस्त कहाँ से आ गई? तो ये जो कहना कि जी इसमें अमेरिका को शिकस्त हुई है, यस, उनकी इस चीज को शिकस्त हुई है कि जो वो सोच के आए थे कि 20 साल बाद भी ऐसा मुमकिन है कि ये तालिबान या इस तरह की चीजों पे वो काबिज हो जाएंगे, अफगानिस्तान को अपनी मर्जी से चला सकेंगे और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। हुई शिकस्त यहां पे। लेकिन ये कहना कि अमेरिका को शिकस्त हो गई है, ये कुछ अजीब सी बात है। ठीक है, शिकस्त अगर हुई है डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग तो वो हुई है हिंदुस्तान को। अब आप पूछेंगे जी वो कैसे उसको हुई? स्पॉइलर देखिए, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए
अफगानिस्तान पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, हस्पताल, स्कूल, ये वो वगैरह वगैरह, और उनको बताया कि जी हम आपके साथ हैं, और अशरफ गनी और उसकी हुकूमत ने और अमरीकी जो भी वहां पे अफवाज थी, नेटो वगैरह, उनकी अम्ब्रेला में, उनकी छतरी के नीचे इन्होंने वो कार्रवाइयां की, दो कार्रवाइयां। एक तो अफगानियों को ये बताया कि जी हिंदुस्तान ज्यादा दोस्त है, पाकिस्तान नहीं है। दूसरी तरफ ये बताया कि हम आए ही इधर हैं। वो जो बेशुमार कॉन्सुलेट्स हमने देखी वहां पे, कि वहां से जो है वो सरहद पार से जो वाकयात यहां पे पेश आएंगे, उसमें वो पेश थे। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि हिंदुस्तान मार्जिनलाइज हो गया है। अब इसको दोबारा से इस अरीना में, इस पूरे प्ले ग्राउंड में दाखिल होने के लिए एक तो वक्त लगेगा, और वो ढूंढ रहा है, और उसमें उसकी जो ताजिकिस्तान में उसकी जो बेस है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भी कुछ ऐसे हैं, कुछ स्लीपर सेल्स हैं जिसके हवाले से तालिबान की जानिब से भी इंदिया दिया गया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। हनीफ साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, थोड़ा सा, क्योंकि अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी जो है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तालिबान की इस मरतबा हिकमत अमली जी थी नॉर्दर्न साइड से थी। हमने ये देखा, कंदूज देखा हमने, उसके बाद मज़ार शरीफ का इलाका देखा, और इस तरह शुमाली इलाके थे जहाँ पे तालिबान ने अपनी हिकमत अमली को बिल्कुल बदला और अपने ही सफ़ों में ताजिक्स को भी शामिल किया। शुमाली इत्तेहाद जो कि टूट गया, तितर बितर तो हो गया, लेकिन उन्हीं के लोग तालिबान की सफ़ों में शामिल हुए। फिर उनकी जो अफवाज थी उन्होंने अपना असला भी पेश कर दिया और उसके बाद उन सफ़ों में वो शामिल हो गए। लेकिन अब भी हमारा कंसर्न ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। नूरिस्तान आपके सामने जीबी के एरिया को काफ़ी मुतासिर करता है। इसी तरीके से जो कुन्नड़ का एरिया है और निंगरहार का एरिया है, पक्तिका और बदख्शान तो थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाता है, वो भी पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं और दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा होते हैं। बदख्शान के दारुल हुकूमत पर तो तालिबान का कंट्रोल न्यूज़ में भी चल गया, ये सब कुछ आ गया। ये पाकिस्तान पर जो हमलावर हो रहे हैं, ये कौन सा ग्रोह आपको नजर आता है? ये वही हिंदुस्तान की जानिब से जिनको सपोर्ट की जा रही है? और साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें मुख्तलिफ़ हवालों से की जा रही है वो तो बिल्कुल आया हैं। हिंदुस्तान का किरदार हमारे सामने है। हिंदुस्तान रोज़ अव्वल से पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी है वो उसका बरमला ना सिर्फ इजहार करते हैं बल्कि बड़े फ़ख्र से मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पर उस पर इसका जिक्र भी बार बार किया जाता है। देखिए, अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान में मौजूद जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे तालिबान की हो चाहे इससे पहले कोई गवर्नमेंट थी, अगर दोनों ना चाहें कि एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करें, अगर दोनों ना चाहें कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई करें जिससे गलतफहमियाँ जन्म ले, अगर दोनों क़ुव्वतें बिल्कुल 100% एक दूसरे के करीब आ जाएं, दोस्तियाँ हो जाएं और एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ हो जाएं, तब भी एक फैक्टर जो बहुत बड़ा और अहम फैक्टर है वो स्पॉइलर जो कि इस खित्ते में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, और वो हिंदुस्तान और उसके जो हमनवा लोग हैं, चाहे वो पस पर्दा अमरीकी पुष्टपनाही हो, चाहे वो पस पर्दा या बरमला इसराइल की पुष्टपनाही हो। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहेगा कि इस खित्ते में पाकिस्तान की जो हैसियत है वो इस ऐसे तरीके से सामने आए ताकि लोग ये समझें कि पाकिस्तान वाक़ईतन इस खित्ते में एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर जो है पाकिस्तान को लिया जाए। तो यकीनन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अब भी वो लोग जो कि हिंदुस्तान के पेरोल पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को जो है वो गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। और उसमें ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो माजी में जो मुख्तलिफ ग्रोह रहे हैं जो कि तहरीक तालिबान की शक्ल में हैं, जो कि मुख्तलिफ मजहबी शिद्दत पसंद जो सोच रखते हैं उनकी शक्ल में जो लोग मौजूद है, यकीनन पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान की रियासत ने बड़ी कामयाबी से उनको बहुत हद तक कमज़ोर करने की कोशिश की है। लेकिन हमें ये हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर हिंदुस्तान जैसी एक चालाक रियासत जो है उसका असर-व-रसूख मौजूद है। बलूचिस्तान में उसका किरदार हमारे सामने है, लिहाजा इस तरह के वाक़यात आइंदा भी होते रहेंगे। इसीलिए हनीफ साहब, उनका मीडिया जो है वो बौखलाहट का शिकार भी दिखाई देता है। वो रशीद साहब, पागल जिस तरह हनीफ साहब ने भी ये बात की, कुछ मामलात को जरा बारीक बीनी से जेर बहस लाने की भी कोशिश करते हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए। ये बताइएगा कि गुलबदीन हिकमत यार, 3 ऐसी शख्सियात हैं इस वक्त जो एक पीस प्रोसेस या ये कहें कि थोड़ा बहुत इंटर अफगान डायलॉग की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ अफगानिस्तान के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब्दुल्ला और हामिद करजई, क्योंकि माजी में जो है इनके पास ओहदे भी रहे और तालिबान ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि जो किसी भी तरह अमेरिका की जानिब से बनाई हुई हुकूमत है, अगर उसका हिस्सा रहे हैं तो हम उसके साथ नेगोशिएशन नहीं करेंगे। कल गुलबदीन हिकमत यार की भी एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा जी
अब तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, तालिबान जो है वो स्पेस दे रहे हैं, वो खवातीन को जो है उनके राइट्स दे रहे हैं, वो इक्तदार शराकत मतलब शराकत इक्तदार का मामले को भी आगे लेके चल रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली को आप किस तरह देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो आपने बारीक बीनी की बात की, तो बारीक बीन हजरात आपके साथ दो और जो मेरे मेहमान, आपके मेहमान जो बैठे हैं हमारे साथ, वो मुझसे बेहतर इन इश्यूज़ को जानते हैं। लेकिन मैं एक सहाफ़ी की नज़र से अपने थोड़ा बहुत जो मेरा तजुर्बा या तज्ज़िया है वो आपके साथ ज़रूर शरीक करूँगा। एक गुलबदीन हिकमतयार पाकिस्तान का बहुत पुराना, जिसको अगर दोस्त नहीं तो हामी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। माजी में भी हमने देखा कि 80 की दहाई में जब वहाँ पे हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ और रवाबित अगर सरकारी सतह पर नहीं तो कम से कम सियासी सतह पर गुलबदीन हिकमतयार के साथ इंतहाई करीबी रहे हैं। और इस वक्त भी गुलबदीन हिकमतयार जब ये 40 साल का जो अरसा बीच में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला किया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर और इसके साथ साथ बैनुसूबाई राबता की वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा भी शरीक हुई हैं। मुलाकात में मजलिस शूरा पार्लियामेंट से सदर ममलकत के खिताब, कानून साजी और नए पार्लिमानी साल के कैलेंडर से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया है। 13 सितंबर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को बुलाने का फैसला किया गया है, जिससे सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं कि पार्लिमानी साल का आगाज़ सदर ममलकत के खिताब से होगा। इस मौके पर स्पीकर असद कैसर का कहना था कि मौसर कानून साजी के जरिए मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू और आवाम को दरपेश मसाइल को हल किया जा सकता है। चौथे पार्लिमानी साल में ज़ेर इल्तवा कवानीन की मंजूरी और अवामी फलाह बहबूद से मुताल्लिक कवानीन तरजीही बुनियादों पर मंजूरी के लिए पेश किए जाएँ। इसके साथ साथ इस मौके पर कौमी असम्बली के स्पीकर का कहना था कि कौमी असम्बली के तीसरे पार्लिमानी साल में अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक मुतअद्दिद बिल मंजूर किए गए। बजट और अवामी अहमियत के हामिल उमूर पर सिर हासिल बहस भी की गई। नए पार्लिमानी साल का कैलेंडर भी तैयार कर लिया गया है, जिसे बिजनेस हाउस एडवाइजरी कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को बुलाने का फैसला किया गया है। ये थी पीटीवी से ताज़ा तरीन। गई है कि उन्हें तशवीश है और उन्होंने अपने रेजिस्टेंट का नाम भी तब्दील लेकिन कर नार्दर्न दिया। अलायंस कहीं ना कहीं साफी साहब आपको नहीं नजर आता कि नार्दर्न अलायंस दोबारा से पंजशेर में अपने कोशिश कर रही है कि दोबारा से अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश करे? रशीद दोस्तम का तो तकरीबन शिराजा बिखर गया है, उसकी तो सूरत हाल सबके सामने है, उस पर तो पहले उसके महल पर भी कब्जा हो गया है। तो आपको नहीं लगता कि पंजशेर अब उस तरफ बढ़ रहा है? जी पंजशेर के साथ देखिए, जिस तरह आपके इल्म में है कि अमीर खान मुत्तकी साहब जो बहुत ही नुमाया तालिब लीडर है, उनकी सरबराही में जरगा काफ़ी दिनों से कोशा है कि पंजशीर का मामला गुफ्त शनीद के साथ हल हो। लेकिन अब जो अहमद मसूद की तरफ से आज ही जो ताज़ा बयान आया है, उन्होंने ये इस अज़म का इजहार किया है कि उनका ना सिर्फ नार्दर्न अलायंस का उन्होंने नाम तब्दील कर दिया, उन्होंने उसका अफगान नेशनल रेजिस्टेंस का नाम दिया है। तो इसका मतलब है कि अभी वहाँ पे जिरगा की जो जितनी भी उनकी कोशिशें थी वो अभी बराबर साबित नहीं हुई है और तसादुम की कैफियत मौजूद है, जो खतरनाक बात है। जनरल साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा, बहुत शुक्रिया हमें आपने ज्वाइन कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब दिफाई उमूर के माहिर हैं और बहुत सारी बातें आप जो गुफ्तगू आप करते थे या आपका तज्जिया था वो आज सच साबित हुआ। लेकिन जनरल साहब मुझे ये बताइएगा, ये बग्राम एयरबेस क्यों छोड़ी गई? क्या इस चीज़ का इदराक नहीं था अमेरिका को कि माजी में भी सोवियत यूनियन वाली वार में पूरे उसमें जो है ये बड़ा एक अहम उनका एयरबेस था, उसे खाली छोड़ दिया गया और उसके बाद जो है उसका खमियाजा भुगतना भी पड़ा? जी देखें, वो तो जब अफगान तालिबान के साथ एग्रीमेंट हो गई दोहा में, जिसकी एक शिक, कुछ शिकें तो सामने हमारे नहीं है, लेकिन जो शिकें मौजूद है उसमें बिल्कुल एक वाज़ेह शिक थी कि यहाँ पर ना कोई बेस रहेगा ना कोई बैरूनी फौजी रहेगा।
तो उसके बाद उनके पास तो और कोई चॉइस नहीं थी, वो क्या करते। अलबत्ता अब ये जो कह रहे हैं कि इस तरीके से क्यों छोड़ी, इतनी जल्दी में क्यों छोड़ी, तो वो बात ये है कि इतना बड़ा बेस जो बनाया, इतनी उसमें रिसोर्सेज डाली, उसको इतनी जल्दी खत्म करना आसान नहीं था, और वक्त भी उनके पास इतना ज्यादा नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि वो उनको छोड़नी पड़ी। और विड्रॉल का हमेशा देखें एक असूल होता है कि जब विड्रॉल का फैसला हो जाए तो वो फिर जल्द अज जल्द होता है, क्योंकि अगर वहां उसके बाद रहना बड़ा खतरनाक होता है। तो वो बाकायदा प्लान मूव है इनकी सारी, जो कुछ भी हो रहा है। ये आखिर में जो काबुल में, इसका खैर एक साइकोलॉजिकल पहलू है, आप सवाल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये क्या हो रहा है। तो बगराम एयर बेस के छोड़ने के अलावा उनके पास और क्या चॉइस थी। सिर्फ आप इस बात को जेरे बहस ला सकते हैं कि इस तरीके से क्यों छोड़ी, इस तरीके से क्यों छोड़ी। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें ये मेरा ख्याल है ये कि बात हमें अमेरिका में अभी भी बहुत मालूम ज्यादा हो रही है, बल्कि इस पर काफी तनकीद का भी सामना करना पड़ा है जो बाइडन को। लेकिन कंधार एयरफील्ड भी इसी तरीके से फौरी तौर पर वापस कर ली थी। अब विड्रॉल की बात हो रही है, ये बताइएगा सर, अगर अनफॉर्चुनेट अगर ये 31 अगस्त तक विड्रॉल नहीं होता और कुछ दिन मजीद मांगे जाते हैं, तो तालिबान की जानिब से तो दो टोक मौकिफ सामने आ गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई 3 से 4 दिन की लचक दिखा सकते हैं तालिबान। इसमें कितनी हकीकत हो सकती है? जी, मेरा अपना ख्याल ये है कि फौजियों के लिए तो वो कोई लचक नहीं दिखाएंगे, और जितने अमेरिकन यूनिफॉर्म लोग हैं उनको तो 31 अगस्त तक जाना ही पड़ेगा। और ये इससे बहुत पहले निकल सकते थे। इन्होंने तो जहाज भरने शुरू कर दिए अफगानियों के, जो इनकी बदनीति जाहिर करता है। अगर इन्होंने सिर्फ अपने फौजी और अमेरिकन निकालने होते तो ये टाइम बहुत था इस काम के लिए, लेकिन उन्होंने सारे, आपने देखा, जहाज भर भर के अफगानियों को लेके जा रहे थे। ये फिर आप आपस में फैसला, आप डिस्कशन कर सकते हैं कि वो क्यों जा रहे थे अफगानी, उनमें कितने किस्म के लोग थे और उनके साथ आगे क्या होने वाला है, वो अलग बात है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल ये कि कोई इनको टाइम नहीं मिलेगा। अलबत्ता अफगान तालिबान ये वादा जरूर करेंगे कि जो गैर फौजी अमेरिकन या अदर नेशनलिटी के लोग रह जाएंगे, उनको वो बड़े अच्छे तरीके से हिफाजत के साथ वापस जाने का वो करेंगे सारा इंतजाम। जी अच्छा जनरल साहब, ये बताइएगा कि कब तक हम इंतजार करते रहेंगे, हम अपने फौजी जवानों की लाशें उठाती रहेंगे, हम खून बहाते रहेंगे अपना, ये सो कार्ड हम कहेंगे कि वार ऑन टेरर की जिसकी हम बात करते हैं, माजी से अब तक हमें कितना इसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। तालिबान ने भी वाज़े तौर पर कह दिया, लेकिन फिर बाजवड़ पे एक हमला हुआ है और हमारे 2 फौजी जवान शहीद हुए हैं। नूरिस्तान जो है उस पर कह रहे हैं कि अभी तक वो मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, और कुछ कुन्नड़ का एरिया और निंगरहार का एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी तक तालिबान की एक्सेस नहीं है। तो इसमें कितना अरसा लगेगा सर? जी देखें, बात यह है कि अभी तो तालिबान की हुकूमत का ऐलान भी नहीं हुआ। वो ठीक है, उन्होंने आज़ाद करवा लिया अफगानिस्तान को, लेकिन हर कोने और हर जगह पर अभी उनकी रिट नहीं है। पहले गवर्नमेंट बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा, इनकी रिट कायम होगी, कानून बनेंगे, सजाएं देनी शुरू होंगी, तब अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे कुछ भाई बहुत जल्दबाजी में ये बात कर रहे हैं कि देखें जी अफगान तालिबान आ गए हैं, उसके बावजूद हमारे पर हमले हो रहे हैं। ये हमले तो बस एक बुझता हुआ चिराग है जिसकी आखिरी भड़क है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि अशरफ गनी से बुरा पाकिस्तान के हक में ना कभी कोई गुजरा है और ना आने की उम्मीद है। उसने रॉ को जगह दी हुई थी, उन्होंने और इंटेलिजेंस एजेंसियों को जगह दी हुई थी, उसकी वजह से ये सारा खून खराबा था। अब वक्त गुजरने के साथ साथ जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि उनके पीछे जो पुष्ट बनाई थी वो खत्म हो गई है। उनको वहां पर वो जगह नहीं मिलेगी कार्रवाइयां करने के लिए। ये अलग बात है कि हमारे जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमें उठा के हमारे हाथ में पकड़ा देंगे, ये तो नहीं होने का। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कमर बिल्कुल टूट जाएगी। जो वहां पर, यहाँ तो हमने तोड़ ही दी थी, वहां पर जो उनका पैराफर्निलिया है वो खत्म हो चुका, वो लिपट चुका, अब उनमें कोई दमखम नहीं है। मेरे अपने अंदाजे में 2 से 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से हमें तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। नजमुल साकिब साहब, जिस तरह जनरल साहब भी कह रहे हैं, कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि दाइश के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। अब दाइश कौन है, इराक से यहाँ मुंतकिल होना, क्या कुछ होना, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन दाइश के खिलाफ हमले भी जारी रहेंगे। तालिबान कहते हैं कि 31 अगस्त के बाद किसी को भी अफगानिस्तान में हमले की इजाज़त नहीं होगी। मामलात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मेरे इन दोस्तों ने भी सही जो है वो तज्जिया पेश किया है। मसला ये है कि हम हर चीज़ में भी ना ढूंढें कि इसमें हिंदुस्तान है, और हर चीज़ के पीछे हिंदुस्तान नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप देखिए, पिछले कई दिनों से नाम आ रहा है हैबतुल्लाह हैबतुल्लाह हैबतुल्लाह,
और बाबा ये हैबत नहीं है, ये हिबा से निकला है, हिबतुल्ला, ठीक है। फिर उसके बाद जी पंजशेर में ये हो रहा है, जिससे आपको पता नहीं कोई शेर है, वो ये पंजशीर है, वहां पे कैटल है, मवेशी होते हैं, तो उसकी वजह से पंजशीर नाम दिया गया है। अब इसमें तो कोई हिंदुस्तान की कोई साजिश मुझे नजर नहीं आ रही। ये हमने अपने आप को खुद देखना है कि हम कम से कम अल्फाज तो ठीक इस्तेमाल करें। अब आते हैं आपके, ये जल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि थोड़ा सा टाइम लगाइए। देखिए 20 साल आप रहते हैं एक मुल्क में, उस मुल्क के तमाम लोगों की मर्जी के खिलाफ, और आप ये चाहते हैं कि 5-6 दिन के अंदर वहां पे हुकूमत भी बन जाए, तालिबान वहां पे हेल्थ सिस्टम, आपका एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे। देखिए आजकल के मॉडर्न दौर में किसी किस्म की हुकूमत का कायम होना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और कुछ नहीं। सर तो हमने नहीं नजम साकिब साहब, हमने कोई भी उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं की, हमने कोई इस पे बात नहीं की। हमें पता है उस पे वक्त लगेगा, इट विल टेक टू मच टाइम। नहीं, मैं अमेरिका के लेकिन हवाले हम से बात कर सरहदों रहा की बात भी कर रहे हैं ना सर। सरहद की बात सुन इसलिए लीजिए। करते हैं कि हमें ये पता चला कि मुकम्मल सरहदों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया है तालिबान की जानिब से। ठीक है, ये याद रहे कि ये कोई पहली दफा तालिबान नहीं आए, तालिबान पहले भी आ चुके हैं। मसला ये है कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का अपना एक नैरेटिव है, वो सेल नहीं हो रहा, वो लोगों को यकीन नहीं आ रहा, अमेरिका को यकीन नहीं आ रहा कि हमारा तालिबान पे उतना असर व रसूख नहीं है। ये हमने अभी सेल करना है, और इसको जब तक अमेरिका और वेस्ट यानी जो आपकी वो हैं यानी कंट्रीज वो उसको बाय नहीं करेंगी, पाकिस्तान के किरदार पे बात होती रहेगी और इसमें कोई मसला नहीं है। क्योंकि जब इस तरह की सूरत हाल आए तो उसमें जब जंग होती है तो आपको पता है ना कि कुछ भी हो सकता है। टीटीपी की जहां तक बात है, अब जबकि उनको पता लग गया है कि तालिबान आ गए हैं, हिंदुस्तान एक तरफ दफा हो गया है और सारे के सारे अमरीकी तकरीबन जा चुके हैं और जाने वाले हैं, तो ये खुल खेलने का वक्त है। ये लट्टू के आखिरी फेर हैं, इससे घबराने की जरूरत, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपने वक्त देना है। कम से कम हम पाकिस्तान में बैठ के कम से कम अपने तौर पे तो वक्त दे दें, जल्दबाजी ना करें। और एक और बात कि ये तालिबान जो है ना, ये मेरे किसी पंजाब या यानी केपी या बलोचिस्तान या सिंध के नहीं हैं, ये अफगानी हैं, और उसमें हमारा दोस्ती अपनी जगह पे होती है, लेकिन उनका बनना, स्पोक्स पर्सन बनना, उनके बारे में सोचना और ऐसे समझना जिस तरह सलाहुद्दीन अयूबी आ गया है और अभी जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस पे भी हमने सोचना है। वो हमारा मौकिफ है, दो टोक मौकिफ है नजम साकिब वक्त जो है, जी बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल ठीक है। और एक और बात है कि जो 2001 का था ना डॉक्टर साहब हालात, वो अब नहीं है। उस वक्त वी वर टेकन बाय सरप्राइज, हमें पता नहीं था कि अफगानियों को, ये जो हमारे भाई हैं, इनको किस हद तक लेके आना है। यूएनएचसीआर ने हमारे साथ दगा किया, तमाम उन कुव्वतों ने जिन्होंने कहा जी कि ये आपके जो रेफ्यूजीज हैं इनका हम ख्याल करेंगे, पैसे देंगे, किधर है, किधर गया वो आपका यानी प्रॉमिस जिसमें आपने कहा कि हमने यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट किया था, हम अफगानिस्तान को भी रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, और ये $2 ट्रिलियन जो आपने दिए हैं, ये जी, इस जी, वक्त की आखिरी बात, ये $2 ट्रिलियन आपने दिए हैं भाईजान, ये मुझे जरा बताएंगे कि कहां लगाए हैं आपने? मुझे नजर तो नहीं आ रहे किसी भी फील्ड में ये $2 ट्रिलियन। और ये जो आप कह रहे हैं कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला हमने छोड़ दिया है, वहां के जो यानी ऑपोजिशन के लोग हैं, मुझे ये बताइए कि लेके क्यों आए थे, और अगर लेके आए थे तो लेके वापस क्यों नहीं गए? ठीक है। अच्छा अनीफ साहब, जिस तरह हमारे नजम साकिब साहब ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, हम खुश बिल्कुल नहीं हैं। हम कोई बहुत ज़्यादा जो है, हमें तालिबान के आने से हम ये नहीं समझते, जिस तरह सलाहुद्दीन अयूबी साहब को उन्होंने जिक्र कर दिया। हमें कंसर्न है अपने लोगों से, हमें कंसर्न है पाकिस्तान से। हम बेशक ये बात भी ठीक है, हम समझते हैं कि कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हम मज़ीद जानों के नजराने के मुतामिल नहीं हो सकते। हमारा ये बहुत सीरियस कंसर्न है, हमारे फौजी जवान इसमें शहीद होते हैं। आप क्या समझते हैं कि तवीलुल मुद्दती किस तरह की हिकमत अमली तालिबान आने वाले दिनों में बना सकते हैं अफगानिस्तान को लेकर? क्योंकि आपने कंदूज को भी हिस्सादार बनाना है, आपने ज़ाबुल को भी बनाना है, आपने हिरात को भी बनाना है, और आपने मज़ार शरीफ को भी बनाना है। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स लेकर अगर तो मखलूत हुकूमत बन जाती है, इम्कानात तो कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एग्रेसिव होना है तालिबान ने। काफ़ी मामलात ऐसे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं।
क्या समझते हैं आपकी ये हिकमत अमली जो आपको नज़र आ रही है कितनी मौसर होगी और हम कितना महफूज होंगे उससे? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ नजम साकिब साहब की गुफ्तगू से, जैसा उन्होंने फरमाया कि हमें कुछ ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ दो नुक्तों पे अगर बात करूँ तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अफ़गान तालिबान के इरादे क्या हैं और वो किस तरह की सोच हमारे हवाले से रखते हैं। देखिए, फेंसिंग पर पाकिस्तान का बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत एनर्जी सर्फ हुई, हमारे जवान शहीद हुए, हमने बाढ़ लगाने की कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब हुए। बाढ़ के हवाले से आपने उनके तर्जुमानों की गुफ्तगू आपने यकीनन सुनी होगी। उनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते कि ऐसी जगहों पर बाढ़ लगाई जाए जहाँ पर ख़ानदान जो है वो उनका बंटवारा हो, जहाँ पर कौमियतों का जो है वो बंटवारा हो। लिहाजा उनका एक मैं ये कहूँ कि एक मिले जुले रुझान जो है वो हमें नज़र आ रहा है इस हवाले से। जो हमारी स्टेट पॉलिसी है कि वहाँ बाढ़ लगाना हमारा ना सिर्फ ये कि हमारी ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि अमन अमान की दोनों ममालिक के हाँ, लिए दोनों बेहतर है। दोनों ममालिक के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से बहुत कंट्रोल हुआ है ये जो भी सिक्योरिटी के मामला थे। लेकिन आपने उनकी गुफ्तगू सुनी तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस हवाले से वो क्या सोच रखते हैं। फिर अफ़गान तालिबान के हवाले से जब पाकिस्तान की जानिब से सवालात किए गए तो आपने ये भी यकीनन सुना होगा उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर दोनों फ़रीक़ैन चाहे तो हम सालिस का किरदार अदा करना चाहेंगे या कर सकते हैं या इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। जो सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का, पाकिस्तान तहरीक तालिबान के हवाले से जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ का साथ जो है हमें नज़र नहीं आता कि अफ़गान तालिबान का भी वही मौक़िफ़ है। लिहाजा ये तो बिल्कुल खुल के बातें सामने आ चुकी हैं। जहाँ तक आपने ये फरमाया कि करना क्या चाहिए ताकि देर पा अमन हो, देर पा एक मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अमल में लाए, तो मेरे ख़्याल में एक ही रास्ता है और वो ये है कि अफ़गानिस्तान के मौजूद तमाम स्टेक होल्डर को ना सिर्फ ये कि ऑन बोर्ड लिया जाए बल्कि वहाँ पर जो ख़दशात या तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ कौमियतों के अंदर, ताजिक, उज़्बक, फ़ारसिबान या जो भी मुख्तलिफ़ वहाँ के स्टेक होल्डर हैं उनसे मुशावरत के बाद या जो बड़े बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनकी मुशावरत से फ़ायदा उठाकर एक ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद भी बहाल हो सके और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी वो काबिल कबूल हो। क्योंकि लेकिन इसमें फिर हनीफ साहब एक नुक्ता आ जाता है, मैं साफ़ी साहब आपकी तरफ आऊँगा और बड़ा अहम नुक्ता है, हनीफ साहब ने भी इसी पे बात की है। कॉन्स्टिट्यूशन पर छठे राउंड में भी दोहा में एतराज़ात सामने आए तालिबान के, 7वें राउंड में भी यही सब कुछ हुआ और कहा गया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते ही नहीं, हम अशरफ गनी के इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ना कोई हल्फ उठाएंगे ना हम इक़्तिदार में शरीक होंगे। अब जबकि हनीफ साहब भी ये कह रहे हैं कि आपको सबको हिस्सादार बनाना, ताजिक को भी बनाना होगा, उज़्बेक को भी बनाना होगा, हज़ारा को भी बनाना होगा, पर्शियंस जितने हैं उनको भी बनाना होगा, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन आड़े नहीं आएगा। ये डॉक्टर साहब आपके जो ये जिस आईनी मसले की तरह आप निशानदेही कर रहे हैं उस पर बात ज़रूर करूँगा, लेकिन इससे पहले जिस तरह एक्सीलेंसी एम्बेसडर ने कहा कि हमें जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की फ़िल वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियासत पाकिस्तान के जितने भी ज़िम्मेदार है वो शुरू से लेकर ताहाल यही मौक़िफ़ है उनके कि हम सिर्फ सहूलतकार है, हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो क्योंकि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान से जुड़ा है। एक तो ये बात, एक दूसरी बात जो आप दरअंदाजियों की कर रहे हैं ना, इस हवाले से मैं एक नुक्ता आपकी इजाज़त से थोड़ा सा आपसे वक्त लेना चाहूँगा। अगर आप देखें दाइश खुरासानी ग्रुप जिस पे इल्ज़ाम अमेरिका भी लगा रहे हैं और तालिबान भी उनका ख्याल ये है कि 15 अगस्त के बाद जितनी भी दहशतगर्दी के और इंतहा पसंदी के वाक़यात अफ़गान सरजमीन पे हो रहे हैं तो इस ग्रुप की तरफ से हो रहे हैं। तो इसका आप जानते हैं कि इसका सरबराह उमर खुरासानी थे जो मुबैना तौर पर अब इस दुनिया में शायद नहीं रहे हैं। उनका ताल्लुक कुनड़ से था जो पाकिस्तानी सरहदी इलाके से बहुत करीब है। नंगरहार और कुनड़ जो हमें मगरिब बताता है या जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बताती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, दाइश खुरासानी ग्रुप का सबसे मजबूत गढ़ इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान में वो पाकिस्तान के यही पश्तून सरहदी पट्टी है। तो ये एक बात समझ में आने वाली है जो तालिबान भी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ना दरअंदाजी करेंगे ना करने देंगे। तो हमें इस वक्त उन पे एतबार करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस सिलसिले में अगर हम अपने देखने वालों को ये मैं बता सकूं कि 2 दिन पहले जो सियासी उमूर के इंतहाई अहम तालिब रहनुमा है जो दोहा में भी पॉलिटिकल ऑफिस के सरबराह यानी पॉलिटिकल प्रोसेस के मुल्ला बरादर नहीं, मैं बात जो सियासी उमूर के रहनुमा थे, मुल्ला बरादर साहब ने ओवरऑल पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस को हेड किया था, शेर मोहम्मद खान स्तानकज़ई, उनका अपना
जो अफ़गान आवाम से उनके रेडियो टीवी पे जो बहुत एक 40-45 मिनट का एक तवील ख़िताब था, अगर उसमें उसका हम जायज़ा लें ना, तो उन्होंने उसमें सबसे ज़्यादा जो जिस बात की वजाहत की थी वो फ़ॉरेन पॉलिसी पे की थी। और एम्बेसडर साहब ठीक ही कह रहे हैं, पाकिस्तान का मैंने बहुत गौर से उनकी तकरीर सुनी थी। पाकिस्तान का तस्करा उन्होंने 5वें नंबर पे किया। उन्होंने पहला तस्करा चीन का किया, चीन का इंतहाई शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने नेगोशिएशन प्रोसेस में हमारा साथ दिया। फिर ताजिकिस्तान से शिकवा भी किया और उनकी अहमियत को तस्लीम किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त नादरन एलायंस जो सबसे बड़ा चैलेंज है और डिमांड भी की, वो उन्होंने ताजिक अशरफ गनी की रहनुमा डिमांड भी है की। जी, वो ताजिक रहनुमा है, वो इस जो पंशीर में बैठे हैं वो भी ताजिक से उनकी शिकायतें हैं। फिर उन्होंने तुर्कमेनिस्तान की बात की, जो ताइपी मंसूबे का उन्होंने एक रोड मैप दिया कि वो जरूर मुकम्मल वो होगा। हम करने के लिए तैयार है। उसके बाद ईरान की बारी आई और फिर जाके पाकिस्तान की बारी आई। तो तालिबान ने भी दुनिया के साथ चलना है। उन्होंने भी अपने, जिस तरह हम अपने आप को काफ़ी मुद्दत तक रियासत पाकिस्तान ने अपने आप को तालिबान के टैग से दूर रखने की कोशिश की, तो अब तालिब भी जो बैनुल-अक़वामी सफारती आदाब से तदब्बुर नजर आ रहे हैं आपको? ये आखिरी मैं जो इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि वो सफारती आदाब से तकरीबन अगर फुल नहीं तो काफ़ी हद तक आगाह हो चुके हैं। अगर वो पाकिस्तान के साथ बेहतरीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखना भी चाहेंगे तो वो पाकिस्तान को इस तरह विजिबल और इस तरह खुलेआम अंदाज से उनके किरदार की बात नहीं करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं वो इंडिया का जो इस वक्त जो आप स्पॉइलर की बात कर रहे थे, तो मैं उसको स्पॉइलर ही नहीं बल्कि डेस्परेट स्पॉइलर समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने माजी में 3 बिलियन रुपए जो है डॉक्टर अशरफ गनी के 3 अरब डॉलर अशरफ गनी के हाथ खर्च किए और आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं आए। तो स्पॉइलर से अब लेकिन ये साफी साहब, ये जो आपने बात की है है ना खासतौर पे 3 बिलियन डॉलर की, तो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने भी ये कहा कि वो जो हज़ारों अरब डॉलर जो मिले हैं वो ज़मीन खा गई, कहाँ गए वो पैसे। इसी हवाले से एक सवाल भी बनता है। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने यह कहा है कि अगर अफगानिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया तो दहशत गर्दी में और इंतहा पसंदी में इजाफा होगा। किस तनाजुर में उन्होंने ये बात की और बैनुल-अक़वामी दुनिया किस तरह अफगानिस्तान के साथ जुड़ी रहे और इसे करना क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी चाहिए, या जो इस वक्त उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, जो उनके फॉरेन रिजर्व अमेरिका में बंद कर दिए गए, सीज कर दिए गए, उन्हें खोल दिया जाए? क्या हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो बात कर रहे थे वो मेरा ख्याल अमेरिका को कह रहे थे और वेस्ट को कह रहे थे तनहा छोड़ने के बारे में। वरना ना तो चीन ने तनहा छोड़ा है, ना रूस ने तनहा छोड़ा है, ना ईरान ने तनहा छोड़ा है, ना पाकिस्तान ने तनहा छोड़ा है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी लोग हैं, हो सकता है बाद में और भी आ जाएं। तो वो सही गाइडेंस दे रहे हैं मेरा ख्याल है बड़े मुल्कों को, जहाँ पर वो रहकर भी आए हैं, उनको अच्छी तरह वो समझते भी हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि अपनी दुश्मनी जारी रखें और यहाँ जो रहकर आप काम नहीं कर सके, यहाँ पर फिजिकली ऑन ग्राउंड रहने के बाद भी जो काम नहीं कर सके, अभी आप दूर से करना चाहें ड्रोन के सूरत में या किसी भी सूरत में, ये एक ऑप्शन है जिसमें शिकस्त होगी अगर कोई ये काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो फिजिकली लोग यहाँ पर आने वाले हैं वो बहुत सारे हैं और उनके बहुत सारे इंटरेस्ट है और वो ये बहुत चीज़ों को जो ना वो काबू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पैंतरा बदले और इस मैदान को खाली छोड़ने के बजाय चीन के लिए और रूस के लिए आएँ और आकर अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करें पाकिस्तान से, पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान से भी, और वहाँ पर इन्वेस्ट करें। तो मेरा ख्याल अफगानिस्तान बार बार कह रहा है कि हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो मुझे लग रहा है कि होगा भी ऐसे ही, गो के थोड़ी देर में होगा लेकिन होगा भी ऐसे। एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बार बार इसका जिक्र हो रहा है कि जी हम ज़्यादा खुशियाँ ना मनाएं, हमें बहुत ज़्यादा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें तदब्बर से काम लेना चाहिए, हमें बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरे एक पड़ोसी मुल्क से 20 साल के बाद बैरूनी फ़ौजें जा रही हों और चली जाएं तो मैं खुशी ना मनाऊं? चले, नहीं मनाता। अगर एक ऐसा रजीम वहाँ पर ख़त्म हो जाए जिसने हमारे नाक में दम किया हुआ था, रोज़ हमारा खून बहा रहा था, वहाँ पर रॉ को जगह दी हुई थी, तो मैं खुशी ना मनाऊं? अच्छा, नहीं मनाता। मेरा CPEC नहीं चल रहा था इसलिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक्सेस नहीं थी और रूस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नहीं बना सक रहा था, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के चांसेस पैदा हो गए हैं, मैं खुशी ना मनाऊं? नहीं मनाता। तो मेरे भाई बात यह है कि जो दिल की बात होती है वो सामने आ जाती है।
हमें अपनी खुशी बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत भी नहीं है और बहुत ज्यादा हमें शादियाने बजाने की जरूरत भी नहीं है। जरूर हमें बैलेंस रखना नहीं, चाहिए, वो लेकिन जिस ऐसे पहलू ऐसे में, जिस ऐसे पैराए में कमी जनरल नहीं साहब बात चाहिए। हो रही थी, नहीं वो नहीं, तालिबान को ऐसे लेकर हो रही थी मैं ना, अपने तालिबान को चारों लेकर। भाइयों को कह रहा हूँ, तीनों भाइयों को कह रहा हूँ, ऐसे करनी नहीं कतरानी चाहिए कि जो बात साफ नजर आ रहा है कि आपके हक में हुई है, आप फिर भी कहें जी मुझे तो कोई खुशी नहीं है। मैं तो उतना ही नाराज हूँ जितना जब ये अमरीकी इधर थे और जब अशरफ गनी की हुकूमत इधर थी। अरे भाई, वो तो हमारे लिए एक मुसीबत थे, जनरल साहब, जिनसे वो हमारी जिस जान तनाजुर छूटी में है। बात कर रहे थे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान की सरजमीन हम बारहा शोज करते रहे, आप आते रहे, हम बार बार अमरीकी अफवाज को कहते रहे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। एनडीएस और रा जो है मुश्तरका कार्रवाइयां कर रहे हैं पाकिस्तान में। फिर हमने डोजियर जमा करवाया अक़वाम मुत्तहिदा में कि कहां कहां पर और जिन एरियाज का हमारे रशीद ठीक साफी कह ने रहे हैं, जिक्र किया, लेकिन जब हमें वहां अच्छे पे दिन कैंप भी आने की बने थे। उम्मीद हो, जब हमें अच्छे दिन आने की उम्मीद हो तो उसमें थोड़ी सी खुशी मनाने में कोई वो हर्ज नहीं। तालिबान के हवाले से बात हो रही थी सर कि तालिबान को खुशी लेकर जो बनाने है, से तो हरगिज मना नहीं कर रहे। इत्तेफाकन इस पैनल में मना बैठे कर हुए रहे ना यार, मेरे चेहरे पर चार आप जो है मुझसे- सरहदी पट्टी से, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, 4 सरहदी पट्टी से हमारा ताल्लुक है और हम बराह रास्त जो है पश्तून जो बेल्ट है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अफगानिस्तान नहीं, का आप बेहतर अमन जानते हैं। पाकिस्तान के अमन से, और हम तो बिल्कुल। हमें तो अच्छा, सबसे ज्यादा जनरल साहब, खुशी अफगानिस्तान जनरल के साहब, अमन से जनरल साहब, शायद रशीद सबसे साफी ज्यादा साहब ने हमें भी जो बात की, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट हल्की सी आ जाती है अमरीकियों के जाने पे, अशरफ गनी के जाने पे, सी पैक के चलने से, तो प्लीज माइंड ना करें। ना बिल्कुल सर, वो मुस्कुराहट मेरे और नजम साकिब साहब के चेहरे पे ज्यादा आ गई है हम सर। ज्यादा खुश हैं इस नजम हवाले से। साकिब साहब, तालिबान को लेकर ये बात हो रही थी। जनरल साहब हमारे जो है ना, याद रहे कि ये जर्नैल जब बनता है ना आदमी, तो बड़े उसमें मराहल होते हैं और ये आम जर्नैलों से ज़रा थोड़ा सा 1 नॉच अबव हैं। इनकी बड़ी गहरी नज़र है। और जनरल साहब कौन कह रहे हैं खुश नहीं होना, लेकिन उसमें ये है कि आप ज़रा थोड़ा सा तदब्बुर का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। बल्कि एतदाल। सही कह। अच्छा, अब एक वो इत्तेदाल, जी। अगर आप तदब्बुर से और काम लेते हैं, अगर आप इसी में ही, यानी हम लोग अगर लुडियां ही मनाते रहे, तो हमें ये भूल जाएगा कि हमने इस वक्त करना क्या है। एक दो छोटी छोटी बातें, यानी डॉक्टर साहब यहाँ पे वो जिस तरह मैंने पंजशीर और उसका जिक्र किया था, देखिए एक गलत फहमी जो वेस्ट के अंदर मौजूद है, वैसे तो बहुत सारी हैं, उनको ये लगता है कि ये अफगानिस्तान के रहने वाले तालिबान, ये मुसलमान और फिर इस्लामिक सो कॉल्ड टेररिज्म। 1400 साल की बात है कि मेरे नबी उतरे अरब में और उसके बाद इस्लाम आया। ये सैकड़ों बरस पहले की बात है कि अफगानिस्तान का नाम का एक मुल्क मौजूद था। और बाबा, इसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, इसका ताल्लुक कल्चर से है, सकाफत से है। आप उनसे कह रहे हैं खवातीन को ये कर दें, इंसानी हुकूक को ये कर दें, और बाबा ये स्कैंडिनेविया नहीं है। आपने देख लिया है कि 20 साल रहने के बाद भी आप उनकी कमर नहीं तोड़ सके, उनका हौसला नहीं तोड़ सके, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सके। ये आम लोग नहीं हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपने जो करना था कर लिया, अब थोड़ा सा जरा तवक्कुफ कीजिए, देखिए कि इस खित्ते में अब किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। मेरा पाकिस्तान और हमारा सबका पाकिस्तान जो है, मेरे नजदीक सबसे पहले मेरा पाकिस्तान आता है। और जब पाकिस्तान पहले आता है तो उसमें सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये बाजौड़ में जो है ये अब दोबारा ना हो। बिल्कुल, ये नाके, आपको याद है 2001 के बाद हमने नाके देखने शुरू किए थे, इस्लामाबाद में नाके लग गए, ये हो गया वो हो गया, हर गाड़ी चेक हो रही है। मुझे जो डर है वो ये है कि वो वक्त वापस ना आए। अल्लाह ना करे। खुशी की बात ये है, खुशी की बात ये है मुझे नजमुल साकिब साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं चाहता हूं कि यहीं से आपकी गुफ्तगू को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जरूर। नाज़रीन यहां लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नजमुल साकिब साहब, ब्रेक से कबल आप बात कर रहे थे पाकिस्तान का कंसर्न। पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त जो एक ख़ास किस्म के हमारे जो लोग हैं ना, वो परेशानी में है कि पता नहीं क्या होने वाला है। उनसे एक बात करनी है कि 2001 के हालात नहीं हैं, ये 2021 है। पहली बात ठीक है, इस वक्त हमारी अस्करी और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अच्छी तरह से प्लानिंग करके चार्ट शार्ट बना के वो अपना काम कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि अभी आपके फौज को, आपके सिक्योरिटी जो आपकी एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी के आपकी फोर्सेस हैं, उनको हौसले की ज़रूरत है। और वो हौसला किसने देना है? वो आपने देना है। बिल्कुल ठीक है। हनीफ साहब कंक्लूड कीजिएगा सर। जी देखिए, एक तो लीडरशिप
का जो असल इम्तिहान होता है वो गैर मामूली सूरत हाल जो होती है उसमें होता है। तो अब जो लीडरशिप है अफ़गानिस्तान की इस वक्त अफ़गान तालिबान की, उनका असल इम्तिहान है, देखते हैं कि वो क्या फ़ैसले करते हैं। वो दुनिया को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं या आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनको देने के लिए क्या ऑफ़र करते हैं वो, तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो देखनी होगी। और मेरे ख्याल में चंद हफ्तों में मामला जो है वो खुल के सामने आ जाएंगे। हम दुआगो भी हैं कि हालात बेहतर की तरफ जाएं और ऐसे हमारा पड़ोसी ऐसा पड़ोसी बने जो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो नुकसान का बायस ना बने, और इस खित्ते में जो स्पॉइलर है उनकी जो ख्वाहिशात है वो पूरी ना हो सके। ठीक है जी। रशीद साफ़ी साहब जी हनीफ, मैं सवाल भी बीच में ऐड कर देता हूँ। जी। ये बताइएगा कि जो स्पॉइलर है इसकी बौखलाहट हमें उनके मीडिया टूल से नज़र आ रही है, और ओवरऑल जो उनके एंकर्स हैं वो इतने बौखला गए हैं कि वो जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तालिबान पर हमलावर होने लगे हैं। जी डॉक्टर साहब, मीडिया तो क्या हिंदुस्तान की रियासत भी बुकलाई हुई है। मोदी का ताज़ा बयान आपने देखा हो, जो सोमनाथ का और महमूद गजनवी का जो उसने तनाजुर में बात की है, तालिबान का नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उनके यही इसी जानिब था कि महमूद गजनवी ने अगर एक सोमनाथ तोड़ा है तो बकौल उनके उन्होंने बहुत सारे सोमनाथ दोबारा बनाए हैं। इसका यही इशारा था कि जो स्पॉइलिंग का वो काम कर रहे हैं करते रहे हैं, दोबारा भी करते रहे, लेकिन हमें अपने आंखें और कान जो है खुले रखने चाहिए। और इसके साथ साथ जो अगर तालिबान ये समझते हैं कि किसी सतह पे पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तानी जो आवाम है, अफ़गान आवाम का साथ अगर उन्होंने दिया है, तो अब मौका है कि इस किस्म की स्पॉइलिंग जो एक्टिविटीज़ है उसकी तदारक करें। और मैं अगर ख़तरात की बात करूँ तो जिस तरह आखिर में मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि जंग मेरे ख्याल में अभी ख़त्म नहीं हुई है, जंग शुरू हो गई है, इसकी नोयत बदल गई है, अमेरिका चला गया, दाइश तो आप समझते हैं हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, गैर मामूली फैसले सरहदों पर करने पड़ेंगे, इंटेलिजेंस नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। दाइश मौजूद है वहाँ पे, जो तालिबान से नाराज गुरोह मौजूद है वहाँ पे, नॉर्दर्न अलायंस मौजूद है, TTP यहाँ आपकी सरहद के पार आ चुका है। मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो है वापस पाकिस्तान आ चुके हैं और उनके जो हालिया जो बयान है वो भी खतरनाक है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को जो है इन तमाम गैर मामूली फैसलों का वक्त आ गया। बहुत शुक्रिया आपका रशीद साफ़ी, हनीफ रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, नजमुल साकिब साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एक बात यहाँ पे ज़रूर कहेंगे, हमें सबसे पहले पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और अपने लोगों की ज़िंदगी और उसकी बका की हिफाजत करना हमारी अवलीन तरजीह है। और अफ़गानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हमारी न सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि इससे हमारा मुआशी और इनकलाब जुड़ा हुआ है, इससे हमारी मईशत, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान में भी आएगा। ये जो अज़ीमुश्शान मंसूबे हैं जिसमें टापी, कासा 1000, CPEC, रीजनल कनेक्टिविटी, मास्को की पाइपलाइन, ये बड़े अहम मंसूबे हैं। ये तभी पाया तकमील को पहुँचेंगे जब अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम धड़े मिलकर अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए एक हुकूमत बनाएंगे और वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।